नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और अब पूरे देश में कोहराम मचाने वाले कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। दादर सब्जी मंडी का हाल हर रोज की तरह है। पूरे महाराष्ट्र में सेक्शन 144 लागू किया गया है, मगर इन लोगों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। देश कोरोना की दूसरी बड़ी लहर की चपेट में आ चुका है। कोरोना की दूसरी लहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.25 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के इस कहर को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे पाबंदियां लगानी पड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और इसी वजह से नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। दिल्ली और पंजाब में भी 30 अप्रैल तक के नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में लापरवाही जारी रखने पर पूरा देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिससे बचने का बस एक ही उपाय है, कोरोना के नियमों का पालन किया जाए। और इसीलिए न्यूज 18 की आप सभी से अपील है कि कोरोना से बचने और इसकी रोकथाम के लिए मास्क जरूर पहनें। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालात अब बेहद खराब होते जा रहे हैं। भारत में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1,26,789 केस सामने आए। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और इस महामारी की वजह से ही पिछले 24 घंटे में 685 मरीजों की जान भी चली गई है। इस दौरान 59,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 60,000 नए मामले सामने आए हैं और इसी कोरोना से जूझते हुए 322 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। देश के अलग अलग इलाकों में यह कोरोना की लहर एक बार फिर तेजी से फैलती चली जा रही है और 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा सामने आया है। 1.25 लाख के पार नए कोरोना मरीज 24 घंटे के भीतर। हमारे साथ देश के अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद हैं और मुंबई में हमारे सहयोगी पारस दामा। लेकिन प्रियंका, आज बेहद अहम बैठक भी है। अगर आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं प्रियंका, तो सदर बाजार में जहां आप मौजूद हैं, क्या लोग महसूस कर पा रहे हैं कि उनकी अपनी लापरवाही की वजह से ये हालात बुरे होते चले जा रहे हैं? मैं आपको तस्वीरें सीधा सदर बाजार की दिखाती हूँ। आप सिर्फ भीड़ देखिए। मार्केट अभी पूरी तरह खुली नहीं है। मार्केट खुलने में अभी आधे घंटे से ज़्यादा का समय बाकी है, पर ये भीड़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी परवाह लोगों को अपनी जान की और अपने घर वालों की है, क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे कोरोना कभी यहाँ हुआ ही नहीं। सबसे बिजी मार्केट है, सकरी गलियां यहाँ पर है, कई सकरी गलियों से मिलकर ये पूरी मार्केट बनी है। और यहाँ आपको तस्वीरें देखिए कि दूसरी तरफ की भी दिखाऊं तो लोगों के आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। और जाहिर तौर पर जो हम बात करें कि कितने अवेयर हैं लोग इनके। भैया रुकिए, आप दिल्ली से हैं? नहीं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो लॉकडाउन लगना चाहिए, लगता है आपको? लगना चाहिए। कैसे मामले सुलझेंगे कैसे फिर जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोई लॉकडाउन से ही बढ़ रहे हैं। लेकिन आप मास्क नहीं पहनेंगे? हाँ, मास्क तो है ना, मास्क ऐसे नहीं। इसको पहन के क्या फायदा, जिससे ना नाक ढकी है ना मुंह ढका है? अभी तो इससे नाक भी कवर कीजिए, नाक भी कवर कीजिए। तो ये महाराष्ट्र से आए हैं, दिल्ली में आए हैं। महाराष्ट्र ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं
और दिल्ली जहां पर 5500 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, तो यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग बाजारों में बेफिक्र होकर सोशल डिस्टेंस की परवाह ना करते हुए बिना मास्क के आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक स्थिति दिखाता है। जी प्रशांत, ये एक बड़ी दिक्कत भी है कि लोग खुद अजीबोगरीब दलीलें देकर बचना चाहते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी दिक्कत की वजह है कि आपकी लापरवाही पूरे समाज को खतरे में डाल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिक्कत है और महाराष्ट्र में ये कोरोना अब बेकाबू होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,907 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इसी 24 घंटे के भीतर ही 322 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है महाराष्ट्र में। अगर सिर्फ मुंबई शहर की अकेले बात करें तो यहां 24 घंटे में कोरोना के 10,428 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे के भीतर ही इस मुंबई शहर में 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बीच कोरोना के ज्यादा केस सामने आने के बाद महाराष्ट्र में अब वैक्सीनेशन का काम भी और ज्यादा तेज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो गया है, जिसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू से लेकर के पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि लोग घरों में ही रहें और कोरोना की चपेट में आने से बच सकें। लेकिन इसके बाद भी लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुंबई की दादर सब्जी मंडी की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देखकर तो ऐसे लगता है जैसे इन लोगों को महसूस हो रहा है कि देश में कहीं कोरोना है ही नहीं, उसका कोई डर ही नहीं है। बाजार में भीड़ बेपरवाह बढ़ती चली जा रही है और लोगों ने मास्क तक अच्छे से नहीं लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात नजर आने लगी है। लगातार दूसरे दिन मुंबई में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं लोग जो हैं अभी भी बेफिक्री की सारी हदें पार कर रहे हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी का हाल हर रोज की तरह है। पूरे महाराष्ट्र में सेक्शन 144 लागू किया गया है, मगर इन लोगों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। सेक्शन 144 में 5 लोगों से अधिक लोगों का एक जगह पे जमा होना जो है वो मना होता है, मगर यहाँ देखिए लोग बेफिक्र होके सुबह सुबह मार्केट आ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं ना मास्क पहने हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जो लोग हैं वो बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं है। वहीं मुंबई के लोगों के लिए एक और मुश्किल जो है वो सामने आ रही है। कल मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने ये कहा है कि जो वैक्सीन के डोज हैं वो मुंबई में खत्म हो रहे हैं। सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि अगर कोरोना के केसेस इतने तेजी से बढ़ते रहे और वैक्सीन जो है वो कम होती रही तो किस तरीके से जो है लोगों को कोरोना से बचाया जाएगा। कैमरामैन रितेश पाटिल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। मुंबई में लगातार कोरोना का खतरा अब बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग ना तो मास्क लगाने को तैयार हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि मुंबई के दादर सब्जी मंडी में बीएमसी अब एक्शन में आई दिखाई दे रही है। जो लोग सब्जी मंडी में कोरोना नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ बीएमसी ने कार्रवाई शुरू कर दी। कोरोना नियम तोड़ने वालों को बीएमसी के लोगों ने हटाना शुरू किया है। तो इस दौरान कुछ लोग तो बीएमसी के इन कर्मचारियों से ही भिड़ते नजर आ गए। पारस दामा हमारे सहयोगी इसी दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं। पारस, जब न्यूज़ 18 पर खबर दिखाई जा रही है तब प्रशासन भी हरकत में आ रहा है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बीएमसी के भीड़ कम की जा रही है, लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन क्या ताज़ा हालात बने हुए हैं? क्या खुद लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे अगर आपकी लोगों से बातचीत हो पा रही है? प्रशांत, पहले मैं बीकेसी जंबो सेंटर में हूँ। यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से चालू किया गया है और हर रोज़ जो है यहाँ पे लोग आते हैं। बट अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे जो है लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, कल प्रशासन द्वारा ये भी कहा गया था कि जो है कोविड वैक्सीन की डोजेज जो है वो मुंबई में कम हो रही है। सिर्फ 2 या 3 दिन की डोज जो है अभी बाकी है, उसको लेकर जो है यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। लोगों के अंदर पैनिक है कि क्या उनको कल आएंगे तो उनको डोजेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालात जो है मुंबई के वो बहुत ज़्यादा नाजुक है प्रशांत। अभी जिस तरीके से 10,000 से ज़्यादा हर रोज़ प्रतिदिन केस आ रहे हैं, उस बीच लोग बेफिक्र दिखते हैं। कई जगहों पर मुंबई के मार्केट में धारा 144 का पूरी तरीके से जो है वो उल्लंघन किया जाता है। और जंबो सेंटर का मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो आ रहे हैं आज वैक्सीनेशन के लिए। कहीं ना कहीं ये डर जरूर है कि क्या उनको वैक्सीन जो है वो कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने कल कहा था कि मुंबई में वैक्सीन की डोज जो है वो बहुत कम है, 1 या 2 दिन की डोज ही जो है अभी बची हुई है। बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई। देहरादून के मशहूर दून स्कूल में
12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जांच पड़ताल में। यानी वो स्कूल जहां पर लगातार संवेदनशीलता दिखाई जाती है, वहां भी 12 मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं दून स्कूल में जांच पड़ताल के बाद। और कोरोना के 12 मरीज मिलने के बाद अब जांच पड़ताल और तेज कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन पूरे स्कूल को घोषित कर दिया गया है। देहरादून का बेहद मशहूर यह स्कूल है जहां देश भर के छात्र आते हैं, लेकिन 12 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। 12 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है और ऐसे में देहरादून का यह मशहूर दून स्कूल पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आगे और भी लोगों की जांच की जा रही है जो लोग इनके संपर्क में आए थे। जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे खास बात यह कि जहां एहतियात बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत हो रही है, वहां भी अब कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। देहरादून का दून स्कूल उन्हीं में से एक है जहां जांच में 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके बाद इस पूरे दून स्कूल को ही अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड में कई जगह मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं और यूपी में कोरोना केस लगातार बढ़ते हुए देखा गया और लखनऊ में आज से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रोजाना रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। हालांकि इस दौर जरूरी सेवाओं को छूट जरूर मिल रही है, यानी कि फल, सब्जी, दूध, एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल के साथ साथ दवा की सप्लाई जारी रहेगी। वहीं बस और ट्रेन से आने जाने वाले लोग भी अपना टिकट दिखाकर अपने गंतव्य तक आ जा सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ग्रामीण लखनऊ में नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। नाइट कर्फ्यू लखनऊ नगर निगम में ही लागू होगा, जो कि 16 अप्रैल से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की, वाराणसी और कानपुर में भी आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक लगातार यह नाइट कर्फ्यू जारी रहने वाला है। योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है और इस दौरान अस्पताल को छोड़कर सभी संस्थान बंद रखने का फैसला किया गया है। खास बात यह है कि जहां वाराणसी में बड़ी तादाद में गंगा आरती में लोग जुटते हैं सुबह और शाम, आम लोगों के शामिल होने पर इसमें पाबंदी लगा दी गई है। प्रयागराज में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर रहेगा और प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई और राज्यों में इसी तरह से पैर पसारता चला जा रहा है कोरोना, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के पुणे में इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अद्वैत मेहता। अद्वैत, आर्मी से सपोर्ट मांगनी पड़ी थी पुणे शहर को, लेकिन क्या ताजा हालात इस वक्त बने हुए हैं? लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जो इस समस्या को महसूस कर रहे हैं? देखिए, पुणे शहर जो है वो कोरोना का हॉटस्पॉट लगातार बनता रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स है उनकी संख्या है, लेकिन दूसरी ओर जो टेस्ट है वो भी बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, जो वैक्सीनेशन है वो भी बड़े पैमाने पे हो रहा है और जो मिनी लॉकडाउन बताया जा रहा है उसका लेकिन विरोध हो रहा है। अभी मैं पुणे के लक्ष्मी रोड पे हूँ और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं वो रास्ते पे उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस निर्बंधों का। इनका कहना है कि 25 दिन तक दुकान बंद रखना ये गलत बात है और पूरा उनका नुकसान हुआ है पिछले साल में और ज़्यादा वो सह नहीं सकते। इसलिए हम देख सकते हैं कि वो थोड़ा फिजिकल डिस्टेंसिंग रख कर आंदोलन कर रहे हैं और कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इशारा भी दिया है कि अगर ये हटाया नहीं जाएगा मिनी लॉकडाउन तो वो दुकान भी खोलेंगे। और इसलिए हम देख सकते हैं कि अभी पुणे के इस लक्ष्मी रोड पे हज़ारों की तादाद में जो व्यापारी है वो यहाँ पे बिल्कुल अद्वैत, ये व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन है और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत भी हो कि इनकी दरअसल समस्या क्या है, क्या ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैलती चली जा रही है और जो बेहद डराने वाली है। कई राज्यों में बीते कुछ दिनों में ही कोरोना के नए मामले अब तेजी से बढ़े हैं और छत्तीसगढ़ उन्हीं राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के नए मामले अब तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है, लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। हालांकि यह लॉकडाउन सिर्फ रायपुर में ही लगाया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से लेकर 19 अप्रैल तक
पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला सरकार ने किया है। रायपुर के कलेक्टर एस भारती दसन ने भी बताया कि कोरोना के हालात को देखते हुए रायपुर को 9 अप्रैल से शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील करने का भी फैसला किया गया और छत्तीसगढ़ के मंत्री महोदय ताम्रध्वज साहू भी कुछ इसी बात को पुष्टि करते नजर आ रहे हैं। रायपुर जिले में भी जो लॉकडाउन के लिए उन्होंने तारीख तय कर दिया है और उसमें कड़ाई तो की जाएगी। हमारा विभाग, गृह विभाग भी जैसे पिछले बार भूमिका अदा किया था लोगों को आग्रह करके, तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रबंध हो सके। रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। अब कई प्रदेशों में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री की अहम बैठक भी होने वाली है मुख्यमंत्रियों के साथ। प्रियंका हमारे सहयोगी सदर बाजार इलाके में हैं। प्रियंका, क्या कहते हैं लोग जब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्या इसके लिए तैयार हैं और इनकी वजह क्या ये लोगों की लापरवाही नहीं है? क्या रिएक्शन है लोगों का? जी बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाती हूँ। हमारे आने के बाद यहाँ पर पुलिस और सिविल डिफेंस के बीच जो कर्मी हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और अंदर की तरफ फिलहाल गए हैं ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके। लोगों से जिस तरीके से हम सुबह से बात कर रहे हैं तो लोगों का कहना है कि लॉकडाउन तो उनको नहीं चाहिए, लेकिन मास्क पहनने में भी वो जो है दिख नहीं रहे, मास्क पहनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही तस्वीरें अभी भी आप देखेंगे कि अंदर से जो बाहर लोग आ रहे हैं, मास्क हैं सबके पास लेकिन लगा नहीं रखे, लोगों ने मास्क को नीचे रखा हुआ है। भीड़ की तस्वीरें मैं आपको इस बाजार की दिखा रही हूँ। ये पहला कंटेनमेंट जोन था पिछले साल जो मार्केट्स में कंटेनमेंट जोन बना, क्योंकि सकरी गलियां हैं, ऐसे में लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो यहाँ ना के बराबर ही मुमकिन है, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी भी जो भीड़ आ रही है एक दूसरे से सटकर ही तमाम लोग यहाँ पर चलते हैं और लोगों के बीच जाना अब हमारे लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में मामले बढ़ते जा रहे हैं, 5500 के लगभग मामले आए हैं, तो इसी वजह से हम तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं। सुबह के वक्त हमने लोगों से बात भी की थी, जहां पर लोगों के पास बहाने बहुत है, तर्क बहुत है मास्क पहनने के लिए, लेकिन खतरा जो है वो पूरा यहाँ पर बना हुआ नजर आता है, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंस दोनों ही यहाँ नहीं है। बेहद भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है दिल्ली का सदर बाजार का, और न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासनिक अमला भी जागा है। लोगों की भीड़ को कम करने की कोशिश की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि क्या हम खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिक्कत बढ़ती चली जा रही है और आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है। इस बीच मुंबई में कोरोना वैक्सीन की कमी होने से लोगों में खलबली मची हुई है और यह बात खुद सरकार के कई मंत्रियों ने भी कह दी। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालात यह है कि सेंटर पर लोगों की भीड़ बेकाबू होती नजर आ रही है और इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। किस तरह के हालात हैं हमारे सहयोगी बता रहे हैं। मैं खड़ी हूँ इस वक्त मुंबई के बीकेसी के जो वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही भारी तादाद में लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। हालांकि ये कोविड सेंटर मुंबई का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है और यहाँ पर रोज़ाना बहुत बड़े पैमाने पर करीब 5 से 5.5 हज़ार लोगों को यहाँ पर रोज़ाना वैक्सीन दी जाती है। और आज जो है यहाँ सुबह 6:30 बजे से लोग आए हैं। हालांकि ये वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 7 बजे शुरू होता है, बावजूद इसके आज 6:30 बजे से लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मुंबई और महाराष्ट्र में जो वैक्सीनेशन है वैक्सीन की कमी नज़र आ रही है। ऐसा बार बार सरकार की तरफ से, बीएमसी प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है और शायद ये बात फैल जाने की वजह से या ये बात लोगों तक पहुंचने की वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सेंटर है और बावजूद इसके यहाँ पर पहली बार ये जो वेटिंग हॉल है इसमें हम इतनी मात्रा में लोग देख रहे हैं।
तो अब अफरा तफरी जैसी स्थिति है, क्योंकि खुद नेताओं ने कह दिया है कि वैक्सीनेशन की कमी है महाराष्ट्र में। पारस दामा हमारे सहयोगी ऐसे ही सेंटर के बाहर मौजूद हैं। पारस, अब केंद्र सरकार की ओर से खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि ये भ्रामक स्थिति है, ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि उन्हें वैक्सीन की सप्लाई कम मिली हुई है, जबकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी गई है और कई वैक्सीन तो बर्बाद भी हुई है, जिसके आंकड़े केंद्र की ओर से बताए गए। लेकिन हकीकत क्या है? जहां आप मौजूद हैं वहां आप क्या देख पा रहे हैं? लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की सियासत को देखते हुए? प्रशांत, मैं बीकेसी जंबो सेंटर में हूँ। ये सबसे बड़ा मुंबई का वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे लोग आते हैं। सुबह 7 बजे से ये वैक्सीनेशन सेंटर खुला होता है और प्रतिदिन जो है 5 से 5,500 हज़ार लोगों को यहाँ वैक्सीन लगाई जाती है। आज के हालात में आपको दिखाता हूँ। जब से कल प्रशासन ने कहा है कि वैक्सीन की कमी है, लोग भारी मात्रा में यहाँ पे हैं। देखिए किस मात्रा में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, कितने लोग हैं। ये लाइन दिखाना चाहूँगा आपकी कि ये लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि जिस तरीके से प्रशासन लोगों को लेकर कहा जा रहा है, कहा कि वैक्सीन जो है, मुंबई में वैक्सीनेशन की कमी है, उसी डर के कारण जो है सारे लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। सारे लोग वैक्सीनेशन लगाने के लिए आ रहे हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही दुविधा है कि क्या कल जो है उनको वैक्सीन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ये अफरा तफरी की स्थिति है, जहाँ एक तरफ मुंबई के लोग बेफिक्री का मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं अब जो है डर लोगों में बनता जा रहा है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर पे लोग जो है अभी उमड़े हैं। प्रशांत, और ये तस्वीरें भी ऐसे में जबकि खुद महाराष्ट्र सरकार के कई नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। केंद्र सरकार कह रही है कि ये झूठा भ्रामक प्रचार है। अब ऐसे में बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी पहुंच रहे हैं और अफरा तफरी का आलम भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ और प्रदेश जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हालात, और इसीलिए मध्य प्रदेश में सभी शहरी इलाकों में आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में हर रविवार को लॉकडाउन भी रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए अब सरकारी दफ्तर अगले 3 महीने तक सोमवार से शुक्रवार यानी कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही खुले रहेंगे, यानी 5 वर्किंग डेज पूरे दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में मध्य प्रदेश में। लेकिन छिंदवाड़ा में आज रात 8 बजे से अगले 7 दिनों तक पूरी तरह लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। कोरोना के मामले बढ़ते देख मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी अगले 2 दिन तक फिर एक बार पूरी तरह से लॉकडाउन का फैसला किया गया है। एक बेहद अहम खबर आ रही है। आईआईटी रुड़की में कोरोना पॉजिटिव छात्रों की संख्या बढ़कर के अब 89 तक पहुंच गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईआईटी के 5 हॉस्टल को पूरी तरह सील कर दिया गया है, जबकि एक हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। आईआईटी परिसर में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने से कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी छात्रों को अब सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश एक बार फिर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ बाहर से आने वाले छात्रों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। मैं खड़ा हूँ आईआईटी रुड़की के गेट पर। जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आईआईटी रुड़की में अब तक 89 जो छात्रों में है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें 5 हॉस्टलों को यहाँ पे सील कर दिया गया है। सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पे प्रवेश करेगा उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। और खास बात यह है कि जिस तरीके से हमारी मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव से बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि अब जो छात्र बाहर से आने वाले हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पहले जो भी छात्र आए थे उनकी कोविड रिपोर्ट के ही तहत उनको एंट्री दी गई थी। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार जो कोविड के मामले आईआईटी रुड़की में बढ़ रहे हैं, क्या किस तरीके से इन पे एक लगाम लग पाएगी, क्योंकि जो बाहरी छात्र हैं, जो आईआईटी रुड़की में लगभग अभी कैंपस के अंदर 3000 छात्र हैं और लगातार जो कोरोना जांच है वो चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। पीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। वैक्सीन लेने के लिए पीएम सुबह सुबह ही एम्स पहुंच गए और कोवैक्सीन की दूसरी डोज आज उन्होंने ली है। पीएम मोदी ने इससे पहले 1 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने पीएम को यह वैक्सीन लगाई है। इस दौरान पुदुचेरी की नर्स निवेदा भी वहां मौजूद थी। पिछली बार निवेदा ने ही पीएम को वैक्सीन लगाई थी। वैक्सीन लेने के बाद पीएम ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ लोगों से पीएम ने अपील की कि वो भी वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया
और लिखा, मैंने एम्स में आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। कोरोना को हराने में कुछ तरीकों में वैक्सीन भी एक कारगर तरीका है। अगर आप वैक्सीन लगाने के योग्य हैं तो जल्द ही वैक्सीन लगवाएं। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज़ के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज़ दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज़ रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सो थैंक यू। देश भर में कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री आज शाम 6:30 बजे एक बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते केस पर मंथन होगा। खबर है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम की इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। ममता की जगह बंगाल के मुख्य सचिव इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। ऐसे में जबकि देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बेहद अहम बैठक पीएम मोदी करेंगे, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें हिस्सा नहीं लेंगी, बल्कि राज्य के मुख्य सचिव को इसमें शामिल करवाएंगी। ये एक बेहद अहम बैठक जो आज शाम 6:30 बजे होने वाली है, ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं होने वाली हैं। बेहद अहम और बड़ी खबर। कोरोना ऐसे में जबकि देश भर में पैर पसारता जा रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक तय की गई शाम 6:30 बजे देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं होंगी, बल्कि उनकी जगह सचिव शामिल होने वाले हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, ममता के इस बैठक में शामिल ना होने की वजह कुछ पता चल पाई है आधिकारिक तौर पर? कि जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उसमें यही कहा जा रहा है कि क्योंकि चुनाव राज्य में चल रहे हैं और ममता बनर्जी चुनाव कार्यों में व्यस्त है, इस कारण वो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब बैठक हुई थी कोरोना को लेकर के, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई थी, लेकिन ममता बनर्जी और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि भूपेश बघेल जो है उन्हें असम का प्रभारी बनाया हुआ था कांग्रेस पार्टी ने, और वो असम में चुनाव में व्यस्त है। उस समय भी ममता बनर्जी बैठक में नहीं आई थी और उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को भेजा था, और आज भी ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की जगह पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ही बैठक में हिस्सा लेंगे। और ये बेहद अहम बात ऐसे में जबकि देश भर में कोरोना पैर पसारता चला जा रहा है, हर मुख्यमंत्रियों के साथ ये प्रधानमंत्री की बैठक शाम 6:30 बजे होनी है। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, बल्कि मुख्य सचिव उनकी जगह बैठक में हिस्सा लेंगे। बंगाल में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये घमासान चौथे चरण के चुनाव तक पहुंच चुका है। बंगाल में चौथे चरण की 44 सीटों के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा, लेकिन एक शोर नहीं थम रहा है और वो है हिंसा का शोर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले के मामले में 16 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने इस मामले में 24 घंटे में प्रशासन से रिपोर्ट भी तलब की है। दिलीप घोष पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिलीप घोष के हमले का आरोप टीएमसी पर लगा है। उन्होंने बताया है कि जब वो कूच बिहार के शीतलकुची में रैली कर रहे थे, तभी ममता बनर्जी की रैली से गाड़ियों में लौट रहे लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया। उन्होंने पुलिस पर भी सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगाया है। हालांकि टीएमसी इन आरोपों से इनकार कर रही है। चारों तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। 10-15 गाड़ी थी खुले मैदान में जहां सभा थी, सैकड़ों लोग आके चारों तरफ से घेर लिए, बम से, लाठी से, ईंटा से मारने लगे। मेरी गाड़ी टूटी, मेरे को चोट लगा और कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। लाठी डंडा से, ये जो लोहे का रड है इससे तोड़ा गया, और पत्थर से मेरी ग्लास टूटी और मेरे को चोट लगा और लोग भागने के डर के मरे। इस परिस्थिति में पुलिस भी भाग गई। हम वहाँ से जब निकले, रास्ता में हमारे ऊपर आक्रमण हुआ लगातार, लगभग गाड़ियों को तोड़ दिया गया और हम कैसे भी वहाँ से निकल कर यहाँ आए। ममता बनर्जी कई दिनों से जिस प्रकार से उत्तेजना निर्माण कर रही हैं, लोगों को उकसा रही है, एक विशेष समुदाय के लोगों को उकसा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव कमीशन इस विषय पर पूरा ध्यान ना दे और सुरक्षा का प्रबंध पूरा ना करे तो चुनाव यहाँ फ्री फेयर होना मुश्किल है।
ममता के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है हमले का आरोप, लेकिन इस आरोप के बाद बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया और ममता बनर्जी पर वार किया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हताशा साफ नजर आ रही है। कूच बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर ममता समर्थकों ने हमला किया, लेकिन इन अराजक तत्वों का अंत निकट है। 2 मई को जनता का फैसला सामने आ जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट कर ममता बनर्जी पर पलटवार। लेकिन पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं प्रचार के लिए। नड्डा आज दोपहर अलीपुरद्वार में 2 रोड शो करेंगे और इसके बाद कूच बिहार के मेकलीगंज में भी नड्डा रोड शो करने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। योगी आदित्यनाथ भी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ आज हुगली में और हावड़ा में रैली करेंगे। योगी हुगली में 2 और हावड़ा में 1 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एक के बाद एक रोड शो और रैलियां। 3 चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल में हो चुका है। चौथे चरण में 44 सीटों पर मतदान होना है और 10 तारीख को ये चौथे चरण का मतदान और आज शाम 5 बजे चौथे चरण के प्रचार थम जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव आयोग ने जवाब तलब किया है दिल्ली हाई कोर्ट से। ये बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चुनाव के दौरान मास्क पहनने को कहा गया है। यह सबसे अहम बात है। चुनाव आयोग से जवाब मांगा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। लगातार कई आरोप भी लग रहे थे कि चुनाव के दौरान कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। रैली में मास्क क्यों नहीं लगाए गए, जवाब चुनाव आयोग से मांगा जा रहा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, दिल्ली हाई कोर्ट ने विस्तार से किन किन मुद्दों पर जवाब तलब किया है अब चुनाव आयोग से? प्रशांत, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी किया है और उनसे कुछ जवाब देने के लिए कहा है और कि जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है चुनावी प्रचार के दौरान, उस पर जवाब देने के लिए कहा है। क्योंकि एक याचिका लगाई गई थी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जिसमें ये कहा गया था कि चुनावी प्रचार के दौरान जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही जो भी लोग नेतागण होते हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिससे कि ये भयावह बीमारी जो है, इन्फेक्शन ये फैल सकता है। और जिस तरीके का लगातार बातें सामने आ रही है उसको लेकर सावधानी बरतने की बात कही गई थी उस याचिका में। तो इस पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को और केंद्र को नोटिस जारी कर, और अब ये बताना होगा कि इस तरह की अनियमितता क्यों है। चुनाव आयोग से जवाब मांगा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि रैलियों में कई लोग बगैर मास्क के दिखाई दे रहे थे। नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग से पूछा दिल्ली हाई कोर्ट ने।